हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। और आज हम बदलाव बैच में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पहले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था आवेश के बारे में, और आज हम उसके आगे से कूलाम के नियम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और इससे पहले हम थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर का रिवाइज करवा देते हैं, जैसे हमने जो पढ़ाया था आपको, जिससे आपको रिमेम्बर जाए और इस लेक्चर को आप अच्छे से देख सकें। तो पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। और उसके बाद हमने पढ़ा था आवेशों का मतलब लक्षण। तो हमने लक्षण पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके आगे मैंने आपको बताया था, हमने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, आवेश की क्वांटम प्रकृति। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो बच्चे बुक पढ़े होंगे लेक्चर देखने के बाद, तो उन्हें ये चीज़ पता होगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, बस मैंने उसको एक स्पेसिफिक नेम नहीं दिया था। ठीक है, आप पिछला लेक्चर खोल के देखेंगे तो देखिएगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे एजुकेशन को फ्री में ले सके। ठीक है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेशों की क्वांटम प्रकृति। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए सिंपल सा है, जो मैंने आपको बताया था, Q इक्वल टू Na। अब देखिए यहाँ पे जो Q है वो आवेश है, आवेश जो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है, और ये E है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पे n होता है, बस यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो यहाँ पे n है ये एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, मतलब n 1 2 3 4 5 डैश। ठीक, n हमारा हाफ नहीं हो सकता, n हमारा 2.5 नहीं हो, मतलब दशमलव में नहीं हो सकता। तो ये क्या है? n हमारा पूर्णांक संख्या है। बस हो गया आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो बच्चे समझदार होंगे वो डिफिनीशन खुद से लिख सकते हैं। देखिए अब इसका डिफिनीशन क्या है कि हम देखिए इसके मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आवेश 1 2 3, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, आधा नहीं ले सकते हैं। और ये मतलब दशमलव में मतलब वही नहीं ले सकते, मतलब भिन्न तरीके से नहीं ले सकते हैं, और पूर्ण रूप से नहीं ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद में एक छोटा आवेश है, अब उससे छोटा आवेश हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश हम नहीं ले सकते हैं। हमारे पास सबसे छोटा जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन से हम ऊपर हमें आवेश लेना है तो हम या तो इलेक्ट्रॉन को डबल लेंगे, ट्रिपल लेंगे, 100 गुना लेंगे, 200 गुना लेंगे। लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते कि 55.55 इलेक्ट्रॉन हमने लिया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर सकते। बस यही है आपको आवेश का क्वांटाइजेशन प्रकृति, क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो देखिए इसको हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए बस जो मैंने बोला वही आपको लिख देना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लिखेंगे कि वैद्युत आवेश को, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि आप पेपर में आएगा तो कैसे लिखेंगे। वो देखिए ठीक है, मैं समझ में आ गया। बहुत बच्चे होते हैं जिनको समझ में तो आ जाता है लेकिन वो पेपर में लिख नहीं पाता है। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर हमें समझ तो आ जाता है लेकिन सर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो बेटा लिखने की प्रक्रिया अलग होती है, लिखने का तरीका अलग होता है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसके बाद से अगर आप जो हमने फॉर्मूला बताया है लिख देते हैं, Q इक्वल टू N, जहाँ पे आप लिख दीजिए Q इक्वल टू आवेश। ठीक है, N इक्वल टू
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी आप यहाँ पे लिखिए, जहाँ n पूर्णांक होगा, जहाँ संख्या पूर्णांक होगी, संख्या पूर्णांक होगी, ठीक है, और E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर ये 2 नंबर का आता है या 1 नंबर का आता है तो 1 नंबर तो आपको इस पर मिल जाएगा, काफ़ी है आपके लिए। लेकिन सर अब हम ये क्यों लिखें, अब आप पूछेंगे। देखिए ये तो आपका 1 नंबर मिल गया, लेकिन ये अगर आप ये लिख देते हैं तो ये आपको अगले क्वेश्चन में भी, अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है आपने गलत किया है तो आपको 2 नंबर के लिए प्रिपेयर कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अच्छा भाई, कूलाम साहब ने नियम क्या दिया भाई, चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, आवेश के पूरा जितना आप पढ़ेंगे अब से स्टार्ट किए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बेस इन्हीं का नियम है, और इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अक्सर आता है, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा इनके बारे में, इनके नियम के बारे में, बस उन्हीं से इनका नियम बताया। इन्होंने क्या बताया कि आवेश, 2 आवेश आप ले लीजिए, मान लीजिए Q1 और एक आवेश हो गया हमारा Q2, ठीक है। तो मैंने बताया था कि समान आवेश में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेश में आकर्षण बल निकालना है, तो इन्होंने उसी बल को डिफाइन किया है, ठीक है। जो बल इन दोनों के बीच लगता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, उसी बल को इन्होंने डिफाइन किया। इसको डिफाइन इन्होंने कैसे किया, देखिए इन्होंने बताया, पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि बल, ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया बल, और ये भाई हमारा इन्होंने क्या बोला कि परिणाम के अनुक्रमानुपाती होता है, Q1 Q2, ठीक। फिर उन्होंने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने, और किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक, मान लीजिए इनके बीच की दूरी r है, तो इन्होंने बताया कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है भाई। दूसरा नियम इन्होंने बता दिया कि जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस हो गया इनका नियम। अब हम जानते हैं कि हम ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, ये हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसको हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो हमारा भाई एक नियतांक आ जाएगा, तो F इक्वल टू, ये K हमारा नियतांक हो गया, K इक्वल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K इक्वल टू नियतांक, ठीक। तो इन्होंने क्या बताया कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, आप इसको बस देखिए, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिणाम के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस हो गया, ठीक है। अब एक बार हम परिभाषा आपको बोलेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इनका परिभाषा बोलते हैं। तो ने परिभाषा कह दिया, परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमको बताते चलेंगे आपको पेपर में लिखना कैसे है। भाई लंबी परिभाषा है तो हम तो आपको बोल देते हैं, आप सुन लीजिए, आपके पास बुक हो गया, नोट्स होगा तो आप उसको लिख लीजिए। देखिए इन्होंने बात क्या बताया कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिणाम के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर देखिए इसमें एक पॉइंट आप जोड़ देंगे कि ये बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दोनों बल कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए ये रेखा दोनों को मिला रही है तो इसी के अनुदिश बल होगा, बस ये हो गया आपका 2 नंबर का प्रश्न। अब इसमें आप फॉर्मूला लिख दीजिए, F इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
अब देखिए हम आपको यहाँ पे के का कुछ मान होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले देख लीजिए एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। सर ये क्या है, ये भी नियतांक ही है। वही के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं आपको ये देखने के सॉरी के 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के भी रहेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। ये हटा दीजिएगा। और ये देखिए ये के हमारा परावैद्युत, ये के की हम बात कर रहे हैं, ये परावैद्युतांक होता है। अब भाई इसका मान क्या होता है, तो देखिए जो के था यहाँ पे जो हमने लगाया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसके को भी रहने दीजिए, हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू के हो गया। इसके का मान होता है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हमारा एक वैल्यू होता है जो हम क्वेश्चन में रखेंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, ये के का वैल्यू होता है, के का वैल्यू, ठीक है। अब आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करने वाले हैं। चलिए भाई, अच्छा इतना समझ गया आप लोग। देखिए कूलाम सर ने क्या बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिणाम के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। फिर हमने पढ़ा कि F इक्वल टू के Q1 Q2/r स्क्वायर या F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ पर हमने पढ़ा कि के एक नियतांक है जिसका मान के इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जिस तरह मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे परावैद्युतांक के बारे में, ठीक। परावैद्युतांक का देखिए मतलब क्या होता है कि जैसे माध्यम बदला, ठीक, परावैद्युतांक जैसे माध्यम बदला से वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, इसीलिए इसको परावैद्युतांक कहते हैं। जो एप्सिलॉन मैंने लिखा था के इक्वल टू, जो हमने लिखा था ना F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, परावैद्युतांक। वायु का परावैद्युतांक 1 होता है जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, इसको हम लोग वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता। इसका मान 1 होता है। परावैद्युतांक क्या होता है, तो देखिए हमने आपको पहले बताया था 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। इसको बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए माध्यम बदला तो पानी हो गया तो के का मान कुछ अलग हो जाएगा, और वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। मैं आपको याद है, इसमें डीपली में नहीं ले जाऊँगा। ये F इक्वल टू के Q1 Q2/r स्क्वायर। अगर माध्यम बदलेगा तो आपको के का मान दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला वायु की जगह वायु रहेगा तो फॉर्मूले हम लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। अगर वायु नहीं रहेगा
जैसे मान लीजिए आपको जल बोल दिया तो हम लिखेंगे F=1/4 के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम आपको देने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप बदलाव बैच में हैं। देखिए, अब परावैद्युतांक निकालने के लिए देखिए, परावैद्युतांक के कुछ फॉर्मूले हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, परावैद्युतांक, इसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, बस जो मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बताया उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको बल, मतलब ये फॉर्मूला परावैद्युतांक का जो मैं बताने वाला हूँ आ जाएगा। देखिए, F बल से निकालेंगे। जैसे देखिए, किसी माध्यम में बल, वायु में बल बटे किसी माध्यम में बल इक्वल टू K। अब पूछेंगे सर आप ये परावैद्युतांक है। देखिए, मैं आपको एक बता देता हूँ, आगे आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, वायु में F इक्वल टू, वायु में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब किसी माध्यम में मान लीजिए जल ले लीजिए तो 1/4 के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो F/Fm इक्वल टू, ये के ऊपर चला जाएगा, ये सब कट जाएगा क्योंकि चार्ज सेम है। ठीक है, और ये भी कट जाएगा। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, F इक्वल टू K। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम आपको एक फॉर्मूला वैसे ही फिर आप निकाल लेंगे, इस बार मैं आपको डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। तो एक होता है हमारा ई, वैद्युतशीलता के लिए फॉर्मूला हम आपको देंगे। परावैद्युतांक आप निकाल लिए, वैद्युतशीलता। ठीक है, तो वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, वैद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। ये किसी माध्यम की परावैद्युता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता माध्यम का परावैद्युतांक गुणे वायु की वैद्युतशीलता, वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, ये होता है हमारा वैद्युतशीलता का फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं आपसे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वैद्युतशीलता हमने आपको बता दिया, तो वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ज़्यादातर इसी की जरूरत पड़ता है, इसको हमको याद करना जरूरी है और हम किसी को याद करने की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बुक में दिया होगा लेकिन आपको याद करने की इसका आवश्यकता नहीं है, हमें बस एप्सिलॉन नॉट जिसका मान होता है 8.85 10⁻11। ठीक है, इसका मात्रक भी लिख दें भाई, लिख देते हैं। कि देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर मात्रक मत, लेकिन मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी आप लिख दीजिए, ये नहीं रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं भाई। मैं तो साफ बोलता, मैं तो काट के 0 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन, देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। एक ही क्वेश्चन इस पर आता है जो वैद्युतशीलता, समझिएगा। देखिए, बोल रहा है किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, केम से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, समझिएगा। 2 है, तो माध्यम का वैद्युत, तो माध्यम की वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। आप तो भाई हमारे स्टूडेंट हैं, हमने तो सब बताया है। तो माध्यम की वैद्युतशीलता इक्वल टू ई के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे ई क्या है, वैद्युतशीलता है, तो हम क्या कर देंगे, ई इक्वल टू के का मान दिया हुआ है 2, और मैंने बताया आपको एप्सिलॉन नॉट मतलब वायु की वैद्युतशीलता याद करना जरूरी है।
और इसको आप लिख देंगे 8.85 इंटू 10⁻11। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आप अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 17 दशमलव इंटू 10⁻11। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। या आपको इसको ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻10 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक कूलाम के नियम पर भी क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, मैं क्वेश्चन करवाते चलूँगा, मैंने तो पहले ही बताया था। कुछ बच्चे ये ना सोचिए कि सर क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, नहीं, मैं क्वेश्चन करवाता चलूँगा भाई। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, मैं बस वही आपको क्वेश्चन करवाऊँगा जो क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने लायक है। ये नहीं कि मैं आपको इतना बता दूँ कि आप खुद कन्फ्यूज जाएँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। कैसे क्वेश्चन आएंगे कूलाम के नियम पर। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कि बोल रहा है कि क्वेश्चन है आपका कि 5 कूलाम का एक आवेश, ठीक है, 5 कूलाम का एक आवेश 3 कूलाम के आवेश से 15 मीटर की दूरी पर है। 15 मीटर ने इसको आप कर लीजिए कि मतलब 3 मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच लगने वाला बल, तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, बस भाई हमने तो कूलाम का फॉर्मूला पढ़ा है, हम लगा देंगे सिंपली F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। K का मान हमको पता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 का मान हमको दिया है 5 कूलाम 3 कूलाम 5 इंटू 3। R का मान हमको दिया है, बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी 3 मीटर है। 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 आ जाएगा। 9 इंटू 10⁻9 बाई 9 इंटू 5 इंटू 3। 9 से 9 कट गया तो मतलब 15 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ये आपका जो बल लगेगा दोनों आवेश के बीच, इतना बल लगेगा। अब मान लीजिए पूछ सकता है बल की प्रकृति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल की कोई बताएगा नहीं आपको, बल की प्रकृति थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बल की प्रकृति कैसी होगी? Q1 दिया हुआ है 5 कूलाम, Q2 दिया हुआ है 3 कूलाम। भाई दोनों आवेश धनात्मक हैं। हमने पढ़ा है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, कर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है। तो भाई इनके बीच कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल, कर्षण बल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में, डरना नहीं बस। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है जो आता तो नहीं है पेपर में, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है तो हम पढ़ा देते हैं। अच्छी सी टॉपिक है, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, समझिएगा बस ध्यान से। इस टॉपिक का नाम है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण।
कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, बस देखिए इसमें कुछ नहीं करना, हम दो आवेश लेंगे। मान लीजिए एक आवेश Qn, एक आवेश Q2, इनके बीच की दूरी r है। ठीक, अब सदिश निरूपण करना है भाई। देखिए अब समझिएगा, ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा भाई, प्रतिकर्षण बल होगा, समान प्लस आवेश है, तो ये आवेश इसको इधर ढकेलेगा भाई। इस आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। किस पर बल कार्य करेगा? दूसरे पर। किसके कारण? तो पहले के कारण। अब दूसरे से ये पहले पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले पर किसके कारण भैया? तो दूसरे के कारण। यही बच्चे तोड़ने में गड़बड़ करते हैं, और हम इसके बीच की दूरी को ले लेते हैं r1 वेक्टर, r1 वेक्टर, और इसको ले लीजिए r2 वेक्टर। ठीक है, अब बस देखिए पूछेगा कि इन दोनों के बीच बल बस हमें निकाल देना है। F इक्वल टू F12 इक्वल टू इस पर लगने वाला बल भाई हमने पढ़ा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। r की वैल्यू हमको पता है ये कितनी है, r की वैल्यू कितनी है हमारी, r1 का स्क्वायर। हो गया। अब देखिए हो गया? नहीं, यही है बस सदिश निरूपण में। हमने पढ़ा था कि सदिश में दिशा भी होती है, और आपने वेक्टर में पढ़ा होगा तो दिशा को कौन सा वेक्टर व्यक्त करता है? एकांक वेक्टर। बस हम इसमें एकांक वेक्टर का गुणा कर देंगे, हो गया आपका। अब हो गया सदिश निरूपण। ये हो गया आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बस यही है, ज़्यादा आप बुक में देख कर परेशान ना हो। अब ऐसे हम सिंपली वो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं R2 का एकांक वेक्टर। देखिए आप चाहे तो उसको और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। तो हम लिख सकते हैं F12 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर। अब देखिए एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बताइए भाई? एकांक वेक्टर इक्वल टू बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिशा बटे परिमाण। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले ही क्लास में, 11th में पढ़ा होगा ना भाई। नहीं पढ़ा है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। और आप इसे और भी डिस्क्राइब करके इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्यू आप कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस हो गया आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इससे बच्चे परेशान रहते हैं, ऐसे ये पूछा नहीं जाता है। मुझे लगता है आज तक एक आध बार पूछ दिया गया होगा तो पूछ दिया होगा, तो ये पूछा नहीं जाता है। चलिए, ये हो गया आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हाँ भाई, अब हमने एक चीज़ नहीं पढ़ा, कूलाम तो हमने सबसे पढ़ा। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कूलाम होता क्या है। तो कूलाम आवेश का मात्रक है, कूलाम सन्निहित। तो कूलाम होता क्या है, एक कूलाम की परिभाषा। इसको देखिए, हम परिभाषा आपको बोले थे पहले से अपने बताएंगे, आप अपने से निकालेंगे। Q इक्वल टू n को 1 कर दीजिए, n इक्वल टू 1 कर दीजिए। ठीक है, एक कूलाम आपको आवेश निकालना है ना, तो आप n इक्वल टू 1 कर दीजिए। सर n इक्वल टू 1 करेंगे तो कहाँ से आएगा? सोचिए n इक्वल टू 1 कर, उसको आपको लाना है Q इक्वल टू 1। कैसे आएगा सोचिए आप। सर आप बता दीजिए। अरे हम तो बता ही देंगे, हम तो उसलिए बैठे ही हैं, लेकिन आप एक बार सोचिए। आप सोचेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। भाई मुझसे